43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन सिर्फ पटना में है, मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी के फैमिली के पास। इतनी जमीन किसी और नेता के पास पटना में है? तो यादव समाज को भी लगा कि लाठी हम खा रहे हैं, झेल हम रहे हैं, और ये धनवान अमीर जमींदार सिर्फ अपने परिवार को बना रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी गए थे, उत्तर प्रदेश में अलायंस भी हुआ था, अलायंस में भी चुनाव हुआ। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आप यूपी का मुख्यमंत्री रहो, आप बिहार का मुख्यमंत्री रहो। लेकिन इन्होंने यह बात नहीं कहा कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी यूपी और बिहार में दोनों माननीय बहन जी दे रही हैं, तो इनको भी मीडिया के सामने खुलकर कहना चाहिए था कि जो आगे प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होगा देश में, लोकसभा में चुनाव, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे गठबंधन के माननीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी। इन्होंने इसका नाम तक नहीं लिया। इंडिया गठबंधन वाले, अगर आज इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में माननीय बहन जी को जब तक नहीं मानते हैं, इन लोगों को कहीं भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ये सफल नहीं हो सकते हैं। ये आज माने या कल माने। बैल में दो प्रजाति होती है, एक बसहा बैल होता है तो उसको पूजा जाता है, एक बैल होता है वो सांड बन जाता है तो वो जनरेशन बढ़ाता है, और एक बैल होता है वो खेत जोतता है। तो खेत जोतने वाला बैल से पूजा हो सकता है उसका, लेकिन वो जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है, और सांड से आप खेत नहीं जोतवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, इन नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है कि किस तरीके से, जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और महागठबंधन की जो करारी हार हुई है। तमाम बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर महागठबंधन की इतनी करारी हार क्यों हुई, क्यों जो है महागठबंधन की हुई है इतनी बड़ी हार। इसके पीछे बसपा कितना प्रतिशत है जिम्मेदार, और वैसे साहब भी कितना प्रतिशत है जिम्मेदार। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुद्ध अम्बेडकरवादी, बड़े ही समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट और बहुजन समाज पार्टी के तेज तरार प्रदेश महासचिव साजिद हुसैन साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। जनतंत्र खबर के चीफ हमारे छोटे भाई नरेंद्र बसंत जी, आपको भी और आपके चैनल को सुनने वाले तमाम साथियों को, प्यारी प्यारी माँ बहनों को, सबको सादर जय भीम, जय भारत। सर, महागठबंधन की इतनी जो करारी हार हुई है, क्यों हुई है हार? देखिए, महागठबंधन जो था ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन रह गया, और जिस पार्टी से जो बिलोंग करने वाले लोग थे, समाज उनके साथ नहीं है। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस खास तौर से ये मानी जाती है कि ये ब्राह्मण समाज की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के साथ आज ब्राह्मण नहीं है। तो इसके साथ इस पार्टी में बिहार में मुकेश साहनी जी थे, मुकेश साहनी जी के साथ मल्लाह समाज नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव जी हैं, आरजेडी की पार्टी थी, तो आरजेडी की पार्टी में यादव भी उनके साथ 50% नहीं है। इस पर मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूं। वो भी हिंदुत्वा के नाम पर वो भी 50% से ज्यादा बीजेपी के साथ चले गए हैं। और मुस्लिम समाज ने भी अब ये महसूस किया कि जब सभी लोग बीजेपी को जिताने में लगे हैं, यहाँ तक कि यादव का युवा भी मीडिया के जरिए, आप लोग देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर बोल रहे हैं कि नहीं, हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हम बीजेपी को चाहते हैं। तो मुसलमान के जो नौजवान युवा हैं, इन्होंने सोचा कि जब सब लोग बीजेपी को जिताने में लगे हैं, तो हम एक अकेले हराने के लिए क्यों जाएं। इन्होंने अपने लिए एक रास्ता तय किया, और ये ढूंढ रहे थे कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा वफादार, मान्यवर कांशी राम साहब जैसे संघर्षशील, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी सा कोई ऐसा नेता जो हमारे मुस्लिम समाज से मिले, ये ढूंढ रहे थे। इसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कईक पीढ़ी से राजनीति में हैं, और उनकी बेदाग छवि है। भारत की संसद भी संसद रत्न से उन्हें सम्मानित कर चुकी है, और जब भारत पाकिस्तान के मैटर पर जो भारत का पक्ष उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रखा,
ये बेमिसाल रखा, ताकतवर रखा, तो गैर मुस्लिम में भी उनकी अच्छी छवि और अच्छी पकड़ बनी और मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं वो भी आरजेडी से कटे। ये सब मुख्य कारण हैं इनके बुरी तरह से हार होने का। देखिए, आप कह रहे हैं सर कि जो मलाह समाज के लोग हैं वो मुकेश सहनी के साथ नहीं है, जो ब्राह्मण है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, जो यादव वो आरजेडी के साथ नहीं है। लेकिन जो इनके कोर वोटर हैं आरजेडी का, कहा जाता है कि यादव हैं, और खुद लालू यादव का एक बयान वायरल होता है कि यादव जो है टूटे वाला है, यादव बीके वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यादव नहीं है? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि राजनीति क्यों की जाती है। राजनीति की जाती है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक बराबरी हासिल करने के लिए। सन 1990 में जो इस बिहार में चुनाव हुआ, माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने घोषणाएं बहुत की और उन्होंने एक एक्ट लाए, सेलिंग एक्ट, उस पर उन्होंने कहा कि हम गरीबों की जमीन देंगे। लेकिन 1 इंच भी जमीन उनकी सरकार में, आप लोग भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग जाकर कहीं देहात में पूछिएगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा आपको कहीं जमीन मिली है? अभी हमारे यहाँ चंद महीने पहले, चुनाव से पहले, यहाँ बेलवैया में एक बबुआ सिंह हैं, उनकी जमीन को लिए बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। 50 से ज्यादा नौजवान अभी जेल में हैं। अभी की नई घटना है। वो संघर्ष कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, तो वो 1 इंच भी जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। इस अगेंस्ट में एक नीरज कुमार नाम के प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने एक रिपोर्ट रखी थी मीडिया के सामने कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन सिर्फ पटना में है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन सिर्फ पटना में है मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी के फैमिली के पास। इतनी जमीन किसी और नेता के पास पटना में है? तो यादव समाज को भी लगा कि लाठी हम खा रहे हैं, झेल हम रहे हैं, और ये धनवान अमीर जमींदार सिर्फ अपने परिवार को बना रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोग इस विश्वास को खो दिए हैं। अब इस समाज को इन पर विश्वास नहीं जम पा रहा, परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे। परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो जो हार हुई है सर, इसके पीछे बसपा को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? वैसे साहब को, एमआईएम को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बसपा बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी संघर्ष कर रही है। हम अपने विचारधारा के साथ बीएसपी कहीं समझौता नहीं करना चाहती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास माननीय तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी गए थे। उत्तर प्रदेश में अलायंस भी हुआ था, अलायंस में भी चुनाव हुआ। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आप यूपी का मुख्यमंत्री रहो, आप बिहार का मुख्यमंत्री रहो। लेकिन इन्होंने यह बात नहीं कहा कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी यूपी और बिहार में दोनों माननीय बहन जी दे रही हैं, तो इनको भी मीडिया के सामने खुलकर कहना चाहिए था कि जो आगे प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होगा देश में, लोकसभा चुनाव, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे गठबंधन के माननीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी। इन्होंने इसका नाम तक नहीं लिया। तो राजनीति में कोई किसी को फ्री में नहीं देता है। राजनीति में सौदे होते हैं, समझौता नहीं होता। तो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी आपको बैठा रही हैं, तो खुलकर आपको पटल पर रखना चाहिए था कि नहीं, हमारे गठबंधन की सरकार में जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो माननीय बहन जी का होगा। तो जब इन्होंने उस बात को नहीं रखा, तो माननीय बहन जी बैक हो गई कि आपको तो चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब बीएसपी फिर अपने बलबूते संघर्ष कर रही है। अब इसमें हम कितना जिम्मेदार हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे सुनने वाले पब्लिक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें बीएसपी या हमारी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो का कहीं कोई गलती है या कोई खामी है। लेकिन जैसे अगर हम देखें तो लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर प्रभावित करने का काम बसपा के जो कैंडिडेट थे वो जो है महागठबंधन के कैंडिडेट को करने का काम किया है। तो ऐसे में अगर बसपा साथ मिली होती तो क्या लगता है कि इस बार निर्णय कुछ और होता, नतीजे कुछ और होते? श्योर, देखिए, अगर बसपा को इंडिया गठबंधन वाले, अगर आज इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में माननीय बहन जी को जब तक नहीं मानते हैं, इन लोगों को कहीं भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ये सफल नहीं हो सकते हैं, ये आज माने या कल माने। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपसे बसंत जी, कि अभी जो इंडिया गठबंधन है जिसका ये बुरा हाल है, इस इंडिया गठबंधन को किसने बनवाया?
इस इंडिया गठबंधन को, इसका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी पटना से शुरू किया और दिल्ली तक इस मीटिंग को किया। यह मीटिंग जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 23 जून सन 2023 को पटना में विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता की, जहां इस गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। उसमें चैलेंज किया जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और जिस गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगी और देश का प्रधानमंत्री अब मोदी जी नहीं रहेंगे, इसके अलावा कोई भी रहेगा लेकिन ये नहीं रहेंगे। इतना बड़ा चैलेंज अभी तक भारत की राजनीति में किसी को नहीं किया जिस गठबंधन से वो मुख्यमंत्री हैं। और यह मीटिंग पटना तक हुई, लेकिन इन लोगों ने, माननीय तेजस्वी यादव जी या इंडिया गठबंधन का कोई लीडर भी बेबाकी के साथ ये बात नहीं कहा कि जो इंडिया गठबंधन बना है, इस इंडिया गठबंधन का जो लीड करने वाले हमारे लीडर होंगे वो माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम बैठेंगे तो प्रधानमंत्री का जो फेस होगा इस देश में वो माननीय नीतीश कुमार जी का होगा। इन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपको बहन जी का चेहरा नहीं चाहिए, आपको नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं चाहिए, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको ये समाज कहां तक एक्सेप्ट करेगा। इसलिए समाज ने इन सबको नकार दिया है। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में तेजस्वी यादव स्टैंड कर पाएंगे? जो भी हाल हुई है इससे उबर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए माननीय, अभी जो मेरा जहां तक अपना उम्मीद है, इसमें उनको सामाजिक स्तर पर काम करना होगा और अच्छे लीडरों को लगना होगा। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, बैल में दो प्रजाति होती है। एक बसहा बैल होता है तो उसको पूजा जाता है, एक बैल होता है वो सांड बन जाता है तो वो जनरेशन बढ़ाता है, और एक बैल होता है वो खेत जोतता है। तो खेत जोतने वाला बैल से पूजा हो सकता है उसका, लेकिन वो जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है, और सांड से आप खेत नहीं जोतवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन वालों ने क्या किया कि इन्होंने लीडरशिप को मार दिया। इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। 35 साल में 15 साल शासन किया आपने, कांग्रेस ने शासन किया। यह दुर्भाग्य है कि बिहार में कोई ऐसा मुसलमान, यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई बेटा नहीं है जो अपने चुनाव को कैंपेन करे। उनको उत्तर प्रदेश से इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को ला करके उनको कैंपेन कराना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। और जब तक ये अपनी जमीनी लीडर पैदा नहीं करेंगे और जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, जब तक ऐसे लीडरों को जब तक ये आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इन पार्टियों का आगे बढ़ने वाले नहीं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यादव तो साथ में नहीं था, लेकिन आरजेडी जो है एमवाई समीकरण की वजह से जानी जाती है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम भी इस बार साथ में नहीं थे महागठबंधन? देखिए, एक मुसलमानों के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी, चमचा युग। उस किताब में चमचा युग में उन्होंने वर्णन किया कि भारत का मुसलमान हेल्पलेस चमचे हैं। हेल्पलेस चमचे का मतलब कि मजबूर चमचे। ये मजबूरी में चमचागिरी कर रहे हैं। मजबूरी में, मजबूरी ये है, उन्होंने आंकड़ा ये रखा कि सन 1971 के जनगणना में के अनुसार भारत के मुसलमान भारत में कुल जनसंख्या के 17% हैं। वे अंग्रेजों से भारत जाने के बाद 15 अगस्त 1947 तक अपने शासन में राजपाट में अपनी भागीदारी पाते रहे। लेकिन देश आजाद होने के बाद जो इस देश में हिंदू मुस्लिम जो दंगे शुरू हुए, सांप्रदायिक दंगे, वो सांप्रदायिक दंगों ने मुसलमानों के पंजों के बल खड़ा कर दिया। पंजा का बल आप समझते हैं कि हाथ नीचे और पैर ऊपर, इस हाथ पर पूरा शरीर का भार रहता है। पंजों के बल उसको खड़ा कर दिया और वो मुसलमान सिर्फ अपनी रोटी, अपना घर, अपना वजूद बचाने में लगे रहे। उन्होंने कभी अपने अधिकार की बात नहीं की। उसी में लखनऊ के एक मैदान में बहुत बड़ी मीटिंग की गई और मुसलमान के दानिश्वर शिक्षाविद जो लोग थे उन्होंने कहा कि आजाद भारत में हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। जो यहाँ और सेकुलर पार्टीज होंगी वही हमारी पार्टी होंगी, वही हमारे लीडर होंगे। बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है नरेंद्र जी कि 78 वर्षों के बाद मुस्लिम समाज को यह महसूस हुआ कि मैं 78 साल से हमारा समाज इस देश में ठगा जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है,
उनके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। इन 78 वर्षों के बाद ये महसूस किया है इस समाज ने कि हम ठगे जा रहे हैं, और अब जो भी समाज की पार्टी हैं उन पर भरोसा करना हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लों के लिए उनको अंधकार में ढकेलने के बराबर है।